बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 373 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम अपने सामान के नाम पर एक एक बैग के साथ होटल के रूम नंबर 303 में पहुंच गए। बदन थकन से चूर था। हम एक तवील थका देने वाली मुहिम से गुजरकर यहाँ तक पहुंचे थे और हालात हमें आगे कहाँ तक ले जाना चाहते थे इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। रूम नंबर 303 एक डबल रूम था और हमारी ज़रूरत के ऐन मुताबिक भी एक बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो दरियाए नैनाता के रुख पर खुलती थी। ताहम इन दिनों हद से ज्यादा गिरे हुए दर्जा हरारत के बायस दरिया में कोई चुलानी, रवानी और बहाव दिखाई नहीं देता था। कमरा मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन था, जहाँ रहने के लिए किसी इजाफी गर्म कपड़े की जरूरत नहीं थी। मेरे मशवरे पर पहले राकील ने बात लिया, फिर मेरी बारी आई। वो वाशरूम में से जितनी निकरी निकरी बरामद हुई थी उससे लगता था ये थकन कम करने वाला बात मुझे भी रुई की मानद हल्का फुल्का कर देगा। मैं शावर के नीचे खड़े होकर वांगशू और डॉक्टर मूंग रिफूशे के बारे में सोचने लगा। वांगशू खासा समझदार था। उसने मेरे फर्जी नाम से यानी डिसिल्वा से यहाँ बुकिंग करवाई थी। ये नाम मशरिक और मगरब में यकसां चलता है। राहिल का घर या हो जाना एक आम सी बात थी। सबसे अहम पॉइंट ये था डॉक्टर मूंग रिफूशे ने हमारे बारे में क्या सोच रखा था। अगरचे अभी तक मेरी उस डॉक्टर से बात हुई थी और ना ही मुलाकात, ताहम उसके नाम के हवाले से मेरे ज़हन में उसकी शख्सियत का जो तसव्वुर और तासर उभर रहा था वो बहुत ही बुर्दबार और तजर्बा कार शख्स का था। राकील ने बताया था डॉक्टर एनकरेज में रहते हुए इस ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। उसे ये भी जाहिर होता था वो राकील के बड़ों के लिए नहायत ही अहम शख्स था। अभी तक ये भी वादे नहीं हो सका था राकील के बड़े दर हकीकत कौन लोग थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक उनका ताल्लुक बुद्ध बख्शियों ही से हो सकता था। किस सतह पर इसका इल्म आगे चलकर ही हो सकता था। अलास्का के नायती वायात मौसम में शावर का पानी किसी नेमत से कम नहीं था। मैं गर्म शावर के नीचे खड़ा हुआ तो फिर वहां से हटना ही भूल गया। इस फर्द बख्शूसल ने वक्त गुजरने का एहसास ही मिटा दिया। हत्ता कि जब मैं फारिग होने के बाद बाथरूम से बाहर आया तो पी यांग राकील से मुलाकात करके छा चुकी थी। क्या तुम वॉशरूम में सो गए थे? राकील ने पूछा। मैंने कहा अगर सो गया होता तो फिर सुबह से पहले बाहर नहाता। राकील ने मुझे बताया कि पी यांग से उसकी बात हो गई है। उसके मुताबिक हमें कल लंच के बाद यहाँ से रवाना होना है। अलास्का की मारूफ रेल रोड एनकरेज फेयरबैंक्स एक्सप्रेस में डिसिल्वा और गार्शिया के नाम से हमारी रिजर्वेशन हो चुकी है। ये ट्रेन दिनाली में रुकने के बाद आगे बढ़ती है। बस या और कुछ? मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। फिलहाल बस इतनी सी बात के लिए पी यांग को इस्तेमाल किया गया है, मैंने बेजार कुन अंदाज में कहा। ये इतला तो वांगशू भी तुम्हें फराहम कर सकता था। वो समझाने वाले अंदाज में बोली। वो लोग बेहद एहतियात से काम ले रहे हैं वजदान। वजदान नहीं डिसिल्वा। मैंने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही टोक दिया। ओह सॉरी, वो निदामत अमेज लहजे में बोली। फिर बताने लगी ची वांग कह रही थी ये ट्रेन बासहूलत हमें दिनाली से एंकरेज पहुंचा देगी। फिर रात 10 बजे TWA का एक तैयारा हमें लेकर एंकरेज से आगे रवाना हो जाएगा। ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइंस के पास तैयारे में डॉक्टर मूंग रिफूशे भी हमारे साथ जाएगा। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। फिर उलझनददा अंदाज में दरियाफ्त किया हम सीटल क्यों जाएंगे और क्या ये सीटल भी अलास्का ही का कोई इलाका है? नहीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई और मेरी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली सीटल दरअसल अमेरिकन स्टेट वाशिंगटन का कैपिटल है। यानी कैपिटल का भी कैपिटल? मैंने हैरत से आंखें फैलाई। वो एक लम्हा मुझे सोचती हुई नजर से देखती रही, फिर बोली शायद तुम वाशिंगटन के जिक्र से DC की तरफ चले गए हो। तो मेरी उलझन अभी तक दूर नहीं हुई थी। वो वजाहत करते हुए बोली DC डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को अमरीकी रियासतों में शुमार नहीं किया जाता। ये दर हकीकत वर्जीनिया और मैरीलैंड नामी 2 रियासतों से हासिल किए गए थोड़े थोड़े इलाके के मजमूए का नाम है। अमरीकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन का पाया तख्त यहाँ कायम किया गया था और अब USA के लिए DC की हैसियत एक दारुल हुकूमत जैसी है। वो चल नमाज के लिए मुतवक्किफ हुई, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगी सीटल के हवाले से मैंने जिस अमरीकी रियासत वाशिंगटन का जिक्र किया है वो US कनाडा की सरहद पर वाक़ है। ये रियासत USA के इंतहाई शुमाल मगरब में वाक़ है और इसकी बाउंड्री मोंटाना और यगान आइडाहो नामी रियासतों से मिलती है। मैंने उसकी तफसील से मुस्तफीद होते हुए सवाल किया अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा वो डॉक्टर मूंग रिफूशे हमारे साथ सीटल क्यों जा रहा है? डॉक्टर मूंग रात 10 बजे उस कमरे में फोन पर हमसे बात करेगा, उसने बताया। बाकी की तफसील वही बताएगा। मैं इतना जानती हूँ सीटल में हमारे लिए बहुत अहम आदमी मौजूद हैं। साहिल के बारे में कोई खैर खबर? मैंने गहरी तशवीश से पूछा। पी यांग को साहिल वाले मामले से दूर रखा गया है, राकील ने बताया। इस सिलसिले में डॉक्टर मूंग से पूछेंगे। मैंने एक तवील अंगड़ाई ली, फिर उसमें जवाई का इजाफा करते हुए कहा गार्शिया मुझे तो जबरदस्त भूख महसूस हो रही है और नींद भी आ रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मेरी देखा देखी उसने भी मुंह खोलकर एक तवील जमाई ले डाली। उस डाइनिंग हॉल में चलते हैं, खाना खाकर वापस आएंगे तो 10 बजने ही वाले होंगे। फिर डॉक्टर मूंग से बात करने के बाद लंबी तान कर सो जाएंगे। बात खत्म करती वो ख्वाबनाक नजर से डबल बेड को देखने लगी।
वो किंग साइज बेड इतना लंबा चौड़ा था कि बैक वक्त 4 अफराद बासहूलत उस पर एक गहरी और पुरसुकून नींद ले सकते थे। आज की रात मुझे राकील के साथ इस बेड पर सोना था। ये तस्वुर मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग था। हम 303 को ला करके जीने की जानिब बढ़ गए। राकील ने पूछा, ऊपर जाना है या नीचे? ऊपर नीचे का क्या मतलब है? मैंने मुतज़ब्ज़ब नजर से उसे देखा। हमें डाइनिंग हॉल में जाना है, वो बोली। इस होटल में 2 डाइनिंग हॉल्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा 6th फ्लोर पर। बात खत्म करके वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। मैंने गहरी सांस खारिज की और कहा, हम 3रे फ्लोर पर ठहरे हुए हैं, नीचे ही चलते हैं। मेरा ख्याल है ग्राउंड फ्लोर ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसने इस बात में सर हिलाया और मेरे साथ चल पड़ी। हार्पर लॉज में मिलने वाला खाना बिलाशुबा बहुत लजीज था। वहाँ बूफे और मेन्यू दोनों किस्म के डिनर का बंदोबस्त था। मैंने मेन्यू वाले पोर्शन को तरजीह दी और चंद मुंतखब चीजें मंगवा ली जो इंतहाई महफूज थी। खाने के दौरान में मैंने महसूस किया कि एक शख्स थोड़े थोड़े वक्फे से हमें देख रहा था। वो हमसे चंद बेदें छोड़कर एक लड़की के साथ बैठा हुआ था। हाल में चूंकि बराए नाम रश था, इसलिए मैंने भी उसके ताड़ने को नोट कर लिया। उसका अंदाज खासा मशकूक था। मैंने भी नजर बचाकर चुपके चुपके उसे देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र 40 से मुतजावज थी। नीली आंखें, हल्की सुनहरी मूंछें और उसके बाल भी गोल्डन ही थे। उसने बड़ी बड़ी कलमें छोड़ रखी थी और दाएं गाल पर गहरे भूरे रंग का एक मस्सा था जो मसूर के दाने के बराबर होगा। वो एक मजबूत काठी का मालिक था। ताम उसके साथ मौजूद लड़की की सेहत को देखकर कहा जा सकता था वो काफी दिनों के फाके से या फिर किसी पेचीदा और पोशीदा नुस्वानी मर्ज में मुबतला है। वो 15 से ज्यादा की दिखाई नहीं देती थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स वक्फे वक्फे से खास तौर पर हमें ही देख रहा है, तो मैंने राकील की तवज्जो उस जानिब मबजूल कराई। पता नहीं ये शख्स हमें क्यों वाच कर रहा है, मैंने कहा। मशगूरा शख्स राकील की अकबी समत में था। उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, फिर मेरी तरफ मुंह फेरते हुए बोली, ओह, ये तो डॉग गेटिंग है। क्या तुम इस शख्स को जानती हो? मैंने खाने का अमल जारी रखते हुए कहा। उसने इस बात में गर्दन हिलाई और बताने लगी, एक मैं क्या, इसे तो सारा अलास्का जानता है। डॉग गेटिंग यहाँ का मारूफ मोन्टियर और ग्लेशियर पायलट है, मगर ये को पैमा हमें क्यों ताक रहा है? देखने दो, हमारा क्या जाता है, वो बेपरवाही से बोली। ये तो हमारे लिए आनर की बात है कि एक नेशनल हीरो बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रहा है, वरना लोग तो इसके ऑटोग्राफ के लिए पीछे पीछे फिरते हैं। इसके साथ वक्त गुजारना तो और भी एजाज की बात है। क्या ये नेशनल हीरो इसी किस्म की लड़कियों को एजाज बख्शता है? मैंने राकील के अगम में देखते हुए कहा। वो चौंकी। क्या मतलब? मैं समझ नहीं सकी, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा, तुम्हारा ये हीरो को पैमा जिस लड़की के साथ डिनर फरमा रहा है, वो तो मुझे बरसों की बीमार नजर आती है, या फिर लगता है उसने काफी अरसा सोमालिया के कहरज़दा इलाके में गुजारा हो। देखो उसकी आंखें और गाल किस तरह अंदर को धंसे हुए हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा करते हुए कहा, मुझे तो ये खासी नो उम्र भी लगती है। मेरे ख्याल में 15 साल से ज्यादा की नहीं होगी। मैं तुम्हारी इस ख्याल से इत्तफाक नहीं कर सकती, वो पूरी यकीन लहजे में बोली। मेरा अंदाजा ये लड़की 19 से कम नहीं होगी। अलबत्ता इसकी सेहत वाकई काबिले गौर और तशवीशनाक है। पता नहीं तुम किस बिना पर इतना बड़ा अंदाजा कायम कर रही हो, मैंने सोचने वाले अंदाज में कहा। वो बोली, अमेरिका की हर स्टेट में बलूगत की उम्र अलग अलग है, जो 16 प्लस से 19 तक जाती है। गर्म स्टेट में जल्दी और सर्द में देर से बलूगत का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इस हवाले से इस लड़की को 19 से कम का नहीं होना चाहिए। सने बलूगत को पहुंचे बगैर कानूनन डेटिंग की इजाजत नहीं है। वो पता नहीं मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। मैंने महसूस किया उसको पैमा की ताकत झांकी इसी दौरान में मुसलसल जारी थी। मैंने उकताए हुए लहजे में राकील से कहा, बहरहाल तुम्हारे ये मोन्टियर ज़ोक के मामले में बहुत ही बदज़ोक वाक़े हुआ है। राकील ने मेरी राय पर कोई तबसरा नहीं किया और हम डिनर से फारिग होने के बाद वापस 303 यानी कमरा नंबर 303 में आ गए। हमने दरवाजा बंद किया ही था कि फोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन सेट बेड के किनारे एक छोटी साइड टेबल पर रखा हुआ था। मैंने आंखों में राकील को इशारा किया और वो मेरे इशारे की तायद में टेलीफोन सेट की तरफ बढ़ गई। इस वक्त अलास्का के वक्त के मुताबिक रात के ठीक 10 बज रहे थे। कभी इम्कान इस बात का था कि वो कॉल डॉक्टर मोंग की होगी। मैंने अंदाजा लगाया राकील ने पहले होटल की टेलीफोन ऑपरेटर से बात की थी, उसके बाद ये ऑपरेटर ने कॉल थ्रू की थी। राकील ने इशारे से मुझे बताया कि दूसरी जानिब डॉक्टर मोंग है। फिर वो फोन सेट के मुख्तलिफ बटन्स के साथ छेड़खानी करने लगी। इस फोन सेट में माइक और स्पीकर की सहूलत भी मौजूद थी। राकील ने इस सहूलत से फायदा उठाया और हम तीनों एक एतबार से एक दूसरे के रूबरू हो गए। राकील ने डॉक्टर मोंग को इस बारे में बता दिया था। रस्मी अलैक्स लैक के बाद डॉक्टर मोंग राकील से बात करने लगा। मैंने महसूस किया वो राकील से कोई खास या अहम बातें नहीं कर रहा था। इस गुफ्तगू का लबे रुबाब ये था कि राकील मेरे साथ बदरिया रेल रोड एंकरेज पहुंचेगी, फिर वो हम दोनों को अपने साथ लेकर एंकरेज से सीटल की जानिब परवाज कर जाएगी। राकील की आइंदा सरगर्मी और मसरूफियात के बारे में इधर सीटल ही में फैसला किया जाएगा, वगैरह वगैरह। राकील के बाद डॉक्टर मोंग रेफूशे बराए रास्त मुझसे मुखातिब हुआ। मैंने सिर्फ उसका नाम सुनकर अपने दिल में उसके लिए जो एहतराम महसूस किया वो तासर गलत नहीं था। वो अपनी आवाज और बातचीत से भी बहुत मंजा हुआ एक तजुर्बा कार और दूर अंदेश शख्स लगता था, एक सर्दो गर्म चिशीदा इंसान।
रस्मी एलओआई के बाद मैं फौरन अपने मकसद की तरफ आ गया। डॉक्टर मूंग, ये तो मुझे मालूम हो चुका है, मुझे दिनाली से एंकरीज और एंकरीज से सीटल पहुंचाया जाने वाला है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मुझ पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं, और सबसे अहम पॉइंट ये कि आखिर आप लोग हैं कौन। फिलहाल तुम अपने ज़हन पर ज्यादा जोर ना दो और यकीन कर लो कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। वो ठहरे हुए तासर अंगेज लहजे में बोला। तुम्हारी खैर खुआई और तुम पर मेहरबानी का सबब यह है कि हमारा दुश्मन बल्कि हमारे दुश्मन मुश्तरक हैं। चालाक और अय्यार यहूदियों का एक शातिर टोला जो बुंदील कुंड की इबादतगाह को तय बाला करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है। वो लोग उन 5 नायाब पत्थरों तक पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं, जिन्हें हासिल करने के बाद वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी का इरादा रखते हैं। रबी मोशी हाइमन उन पत्थरों की अफादियत और रूहानी कदरों कीमत से पूरी तरह आगाह है। और वो जुमला अधूरा छोड़कर जरा मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, और हम सब ने मिलकर यहूदियों की इस नापाक साजिश को कामयाब नहीं होने देना। जमीन का राज उसी के सीने में दफन रहना है। क्या तुम्हारा ताल्लुक बुद्ध मत से है? मैंने इतराम बड़े लहजे में दरियाफ्त किया। उसने इस बात में जवाब दिया और बताया, मैं भी तुम्हारी तरह शाओलिन टेम्पल का फारिगल तहसील हूँ, लेकिन ये 25-26 साल पहले की बात है। अब तो अमली जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने हिजान खेज लहजे में पूछा, तुम्हें ये किसने बताया कि मैंने शाओलिन टेम्पल में ऐसी अजीमुश शान तरबियतगाह से ट्रेनिंग हासिल की है? मेरे बड़ों ने, वो मानी खेज लहजे में बोला। मैं इसके अलावा भी तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें जानता हूँ। क्या बड़ों से तुम्हारी मुराद उस दौर का दिलाई लामा है? मैंने तीखे लहजे में सवाल किया। दिलाई लामा के बारे में जबान खोलने की मुझे इजाजत है, और ना ही मैं अपने अंदाज में इस गुफ्तार की ताकत रखता हूँ। डॉक्टर मूंग रिफोशे एहतराम से भरपूर लहजे में बोला, मेरे बड़े इधर सीटल में हैं, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, बाकी बातें तुम्हें मेरे बड़े बताएंगे। तो फिर तुम्हारे सीटल वाले बड़े दिलाई लामा से राब्ते में होंगे? बुंदील कुंड की इबादतगाह में धनु साहिल के बाप ने मुझे दिलाई लामा के बारे में बहुत कुछ बताया था। थूंची ने यहाँ तक कहा था कि दिलाई लामा ने मुझ पर इतना एतमाद जाहिर किया था, और अब ये लोग मेरे ताउन से एक सेहूनी साजिश को नाकाम बनाना चाहते थे, और वो साजिश बुंदील कुंड की इबादतगाह से मुतल्लक थी। लिहाजा लामहल्ला मेरा ध्यान बार बार दिलाई लामा की तरफ चला जाता था। डॉक्टर मूंग रिफोशे ने एक मरतबा फिर मादरत ख्वाना अंदाज इख्तियार किया और बोला, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि मेरे बड़ों का कोई ताल्लुक दिलाई लामा से है या नहीं। मैंने इस सिलसिले में ज्यादा खुरीद मुनासिब ना समझी और मौजू बदलते हुए कहा, डॉक्टर मूंग, क्या टेलीफोन पर इतनी अहम गुफ्तगू करना मुनासिब है? आम हालात में तो कतन मुनासिब नहीं। वो गहरी संजीदगी से बोला, लेकिन मैंने अपनी हिकमत अमली से आम हालात को इस वक्त खास बनाया हुआ है। पी यांग की तरह जूली भी मेरी वफादार है, लिहाजा फिक्र और परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे अलावा कोई भी गैर मुतल्लक शख्स ये गुफ्तगू नहीं सुन रहा। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने इजाफा करते हुए कहा, जूली से मेरी मुराद इस होटल की टेलीफोन ऑपरेटर है। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और कहा, डॉक्टर मूंग, अब तक आप लोगों का जो रवैया सामने आया है वो इंतहाई दोस्ताना और मुखलिसाना है। मैंने नजर उठाकर मानी खेद निगाह से अपने सामने बैठी राकील को देखा और कहा, लेकिन क्या जरूरी है कि मैं आप लोगों की उंगली पकड़कर आगे बढ़ूं? मुझे जो कुछ करना होगा मैं अपने तौर पर करूं और आप लोग अपना काम करें। राकील ने खफ की अमेज नजर से मुझे देखा। उसे मेरी बात पसंद नहीं आई थी। उसी लम्हे डॉक्टर मूंग की मखसूस तासर भरी आवाज मेरी समाज से टकराई, मिस्टर डिसिल्वा, मुझे ऊपर से खुसूसी हिदायत है कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की जोर जबरदस्ती ना करूं। वो एहतियात के पेश नजर मुझे वजदान की बजाय डिसिल्वा कहकर मुखातिब कर रहा था। तुम अपनी मर्जी और अमल के लिए बिल्कुल आजाद हो, लेकिन ये बात तुम्हें भी मालूम होगी कि जब मकसद एक हो तो फिर मिलजुल कर काम करने से जल्द कामयाबी हासिल हो जाती है। इत्तफाक में बड़ी बरकत है। ठीक है बिलफर्द, मैं तनहा इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, ऐसी सूरत में तुम क्या कहोगे? मुझे फौरी तौर पर क्या करना होगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? मैंने उसे टटोलने की गर्ज से मुतअद्दिद सवालात कर डाले। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी पर आजाद छोड़ दूंगा। वो तरतीब वार मेरे सवालात का जवाब देते हुए बोला, तुम इस वक्त जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, कोई तुम्हें रोके टोकेगा और ना ही किसी किस्म की निगरानी की जाएगी। और जहाँ मेरे कुछ करने का सवाल है तो मैं अपने हिस्से के काम को प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ा दूंगा। धनु रेमंड के साथ बाइफादत फेयर बैंक्स पहुंच चुकी है। उसे फेयर बैंक से डेल्टा एयरलाइन के जरिए कल शाम मेरे पास एंकरीज पहुंचा दिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ साथ उसे भी सीटल ले जाने वाला था, लेकिन अब उसकी इंकशाफ ने मेरे अंदर ऐसा हिजान जगा दिया कि मैं उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार भी ना कर सका और इस जरारी लहजे में कहा, तुम मेरी साहिल की बात कर रहे हो ना? मैं हमारी धनों की बात कर रहा हूँ, वो तिब्बती लड़की जो थूंची और भीड़ जानी की इकलौती बेटी है। डॉक्टर मूंग ने गंभीर लहजे में कहा, यह एक इत्तफाक है वो तुम्हारी साहिल भी है। बहरहाल मैं उस लड़की का जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर मूंग की इस वजाहत ने मेरे अंदर हसद का जज्बा उभारा। मुझे ये कतन अच्छा नहीं लगा था कि वो मेरी साहिल के लिए हमारी धनों जैसे अल्फाज इस्तेमाल करे। मैंने तुरशमेज लहजे में कहा, तुम मेरी साथी को मेरी मर्जी के बगैर कैसे कहीं ले जा सकती हो? इसलिए ले जा सकता हूँ कि वो तुम्हारी साथी तो बहुत बाद में बनी है
हमारी तो वो शुरू ही से है। उसका अंदाज अचानक ससुरालियों जैसा हो गया था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं अपने फड्डेबाज ससुर से मुखातिब हूँ या फिर कोई फितना परवर साला मुझे मेरी औकात याद दिलाने की कोशिश में है। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, बुंदेलखंड की इबादतगाह वाला मामला नहायत ही अहम है। हम धनों को एक लम्हे के लिए भी अपनी निगाह से ओझल नहीं कर सकते। रब्बी मोशी हाइमन किसी भी तरह उसे दोबारा हासिल कर सकता है और उसके अंदर से वो राज बाहर ला सकता है जिसके उसूल के लिए वो काफी अरसे से बेचैन है। 5 अजूबे रोजगार और अनकाब पत्रों का उसूल, डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सिफायर, टू पास। ये सुनकर मुझे दिली इत्मीनान हुआ कि बेरी साहिल बाखैर आफियत थी, वरना अभी तक तो उसका कोई सुराग ही हाथ नहीं आ रहा था। मगर डॉक्टर मूंग रिफोशे जिस तरह साहिल पर अपना हक जितला रहा था वो दिल जनाने वाली बात थी। उसके कलाम की कतियत बताती थी वो जो कुछ कह रहा है वो कर भी गुजरेगा। इस वक्त साहिल उन लोगों के कब्जे में थी, बेरी जरा सी जज्बातियत बने बनाए खेल को बिगाड़ सकती थी। डॉक्टर वादे तौर पर बता चुका था कि डेल्टा का एयरलाइंस का त्यारा कल शाम में साहिल को फेयर बैंक से एंकरेज पहुंचाने वाला था। हम भी रेल रोड ट्रेन के जरिए दिनाली से एंकरेज पहुंचाए जाने वाले थे। फिर प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर मूंग हमें अपने साथ सीटल ले जाने वाला था। डॉक्टर मूंग से इत्तफाक से एक फायदा तो बहरहाल था और वो ये कि कल शाम एंकरेज में बैस साहिल के साथ होता। मैंने फैसला किया कि आइंदा के बारे में साहिल से मिलने के बाद ही सोचूंगा। फिलहाल डॉक्टर मूंग के साथ देने में मुझे अपना भला नजर आ रहा था। एक आदमी फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने डॉक्टर मूंग को घिसने की कोशिश की। मेरा अंदाजा ऐसा था कि वो मेरे इरादे तक ना पहुंच सके। अगर मैं आप लोगों से मुतालबा करूं कि साहिल को मुझे दे दें, हम खुद अपने लिए लाए अमल बनाएंगे, तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा यह मुमकिन नहीं और मैं इसकी वदात कर चुका हूँ। वो ठोस लहजे में बोला, अगर साहिल खुद मेरे हक में फैसला सुना दे तो भी सीटल तक ये मुमकिन नहीं। वो कतियत से बोला, यहाँ पहुंचने के बाद तुम बड़ों से बात कर सकते हो, मुमकिन है वो लोग तुम्हारी तजवीज को मान ले। धनों से ताल्लुक के सबब तुम हमारे लिए बड़े मोहतरम हो। बहरहाल मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करके छोड़ूंगा। अगर तुम साथ चलते हो तो अच्छी बात है, वरना धनों को तो मैं जरूर सेटल पहुंचा दूंगा। उसके इरादे से लगता था वो एंकरेज में भी मुझे साहिल के करीब नहीं होने देगा। मैंने दिल में सोचा एक मरतबा मैं उसके नजदीक पहुंच जाऊं, फिर देखूंगा कौन मुझे साहिल से मिलने से रोक सकता है। बसरत का तकादा था और हालात की नज़ाकत यही दर्ज देती थी कि सरेदस्त मुझे डॉक्टर मूंग और उसके बड़ों से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। इत्तफाक में बरकत ही को आजमा लेना चाहिए। मैंने अपने लहजे में उस दामाद की बेबसी शामिल की जो बच्चों वाली बीवी की वजह से ससुराल वालों के सामने झुकने पर मजबूर हो जाता है। डॉक्टर मूंग, तुम्हारा साथ देने की सिवा मेरे पास कोई चाराकार भी नहीं है। मैं अपनी साहिल को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो दोस्ताना लहजे में बोला, तुम इसमें अपनी बेइज्जती महसूस ना करो। ऐन मुमकिन है सीटल में बड़े तुम दोनों की मर्जी के मुताबिक कोई सेटअप बना दे। मुझे पता चला है तुम दोनों को नहायत ही राजदारी के साथ सीटल से वैंकूवर और वैंकूवर से सीधा ताइपी ताइवान रवाना किया जाएगा। ताइपी से तुम लोग नेपाल पहुंचोगे। तुम तो बहुत दूर तक मालूमात रखते हो। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा। वो बोला, रखना पड़ती है। वैंकूवर से तुम लोग मलेशिया एयरलाइन में बैठोगे और ताइपी से कैथे पैसिफिक का तैयारा तुम्हें नेपाल पहुंचाएगा। एक लम्हे का तवाकफ देकर उसने खुशगवार लहजे में इजाफा किया, ये सारी बातें एक दोस्त समझकर बता रहा हूँ। मुझे यकीन था क्योंकि बड़ों ने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम अपनी जानी बड़े हुए दोस्ती के हमारे हाथ को बड़ी मजबूती से थाम लोगे। तुम हमारी दोस्ती पर हमेशा फख्र करोगे। भाई डॉक्टर मूंग, ये तुम्हारे बड़े तो बड़े पहुंचे हुए लग रहे हैं, बड़ी कमाल की पेश गोइयां करते हैं। मैंने भी दोस्ताना रंग में कहा। तुम उनसे मिलने के बाद और ज्यादा हैरत ज़दा रह जाओगे। वो मजबूत लहजे में बोला, जरूर। अब मेरे लहजे में दोस्ती का भरपूर तासर उभर आया था। मैंने डॉक्टर मूंग रिफोशे से कहा, ये नहीं बताओगे कि साहिल और रेमंड किस तरह फिर बैंक तक पहुंचे हैं? मैंने उधर माउंट मैकिनले के तारीख गार में तुम्हारी 2 बंदों की लाशें पड़ी देखी थी। मैं माइकल और नेल्सन की बात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ। वो एक गहरी सांस लेते हुए बोला, इस वाक़े की खबर हो गई है। दरअसल सारी गड़बड़ नेल्सन की वजह से हुई थी। ऐन मौके पर उसकी असलियत सामने आ गई। वो बज़ाहिर हमारा वफादार था, लेकिन हमारे अंदर रहते हुए वो रब्बी मोशी हाइमन के लिए काम कर रहा था। खैर ये तो होता है, उसने सरसरी अंदाज में कहा और थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा गोया हुआ। माइकल ने बाहिफाजत धनों को उस मुकाम मुकर्रर तक पहुंचा दिया जहां तुम्हें राकील एंडरसन पहुंचाने वाली थी, मगर तुम्हारी आमद से कबल ही नेल्सन खुलकर सामने आ गया। उसने माइकल और रेमंड को खत्म करने की कोशिश की ताकि साहिल को वो दोबारा रब्बी के पास पहुंचा सके। माइकल पर तो इसका वार चल गया, ताहम रेमंड ने नहायत फुर्ती का मुजाहरा करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उसकी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो एक लम्हे को रुका, फिर अपनी बात को इख्तिताम देते हुए बोला, नेल्सन ने गद्दारी की और तुम जानते हो गद्दार की सजा मौत के सिवा और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे ये सुनकर वाकई हैरत हो रही है। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, मैं तो ये अंदाजा लगाए बैठा था कि रेमंड ने गद्दारी की होगी। वो माइकल और नेल्सन को कत्ल करके साहिल को ले उठा, मगर यहाँ तो बिल्कुल मुख्तलिफ हालात सामने आ रहे हैं। डॉक्टर मूंग रिफोशे ने कहा, ट्रेन की बुकिंग के बारे में तुम्हें बताया जा चुका है।
रेलवे स्टेशन पर तुम्हें रिसीव कर लिया जाए। तुम्हारे टिकट नंबर और सीट नंबर मेरे पास पहुंच चुके हैं। तब होटल छोड़ने से पहले एक काम करना। कैसा काम? मैंने पूछा। उसने बताया, तुम दोनों अपने हुलियों हेयर स्टाइल में थोड़ी बहुत तब्दीली करना होगी। सीपी यांग रेडीमेड मेकअप का सामान तुम्हारे कमरे में पहुंचा देगी। राकील एंडरसन एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी है। मैंने सताइशी नजर से राकील को देखा। उसी लम्हे डॉक्टर मूंग की आवाज मेरी समाज तक पहुंची। वो कह रहा था, ये सारा अमल एहतियात के पीछे नजर किया जा रहा है। तुम लोगों को देखने में भी डिसिल्वा और गार्शिया ही नजर आना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। ओके, गुड नाइट, कल मुलाकात होगी। मैंने भी गुड नाइट कहा और रिसीवर क्रैडल कर दिया। दिमाग को मखसूस हिदायत देकर सोने में बड़ा फायदा है और मैं ये काम कभी नहीं भूलता हूँ। उस रात में सोने से कबल मैंने अपने दिमाग को हिदायत दी कि सुबह 6 बजे तक मैं नहायत ही पुरसुकून, मीठी और गहरी नींद सोऊंगा। लेकिन अगर होटल के इस कमरे में कोई गैर मामूली खिलाफे तवक्के वाकया पेश आने के आसार पैदा हुए तो वक्त मुकर्रर से पहले ही मेरी आंख खुल जाएगी। और हैरत अंगेज तौर पर मेरी आंख सुबह 6 बजे की बजाय रात 2 बजे खुल गई थी। बेदार होने के बाद मेरे दिल ने जो पहला तासर कबूल किया वो ये था कि कोई और वजूद भी मुझसे जुड़ा हुआ था। मुझे ये अंदाजा कायम करने में एक लम्हे की ताखीर ना लगी कि वो वजूद राकील के सिवा किसी और का नहीं था। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। आंख खुलना, किसी को अपने इंतहाई करीब महसूस करना और हड़बड़ाकर उठ बैठना जैसे अमाल ने मजबूरी तौर पर मुश्किल 5 सेकंड दिए होंगे। मैंने राकील का सर अपने पेट पर महसूस किया और एक झटके से उठ जाने के सबब उसका सर मेरे पेट पर से लुढ़क कर रानों पर आ गया और उसी लम्हे मुझे राकील की मजबूरी का एहसास हुआ। हमारा कमरा खासा ठंडा हो रहा था। राकील की आंखें बंद थी और सांस की आमदोरफ्त से महसूस होता था वो इस वक्त गहरी नींद में थी। रात को सोते वक्त हमने इस जादी साइज बेड के 2 किनारे पकड़ लिए थे। लेटने के बाद हमारे दरमियान कम से कम 6 फुट का फासला हायल रहा था। बेड पर एक डबल कंबल भी था जो मैंने राकील के हवाले कर दिया था। मैं कुछ छोड़े बगैर सोना चाहता था क्योंकि कमरे में खासा खुशगवार दर्जा हरारत था। एयर कंडीशनर ऑन था जो कमरे के अंदर अलास्का की सर्दी को बिछाड़ने में खातिर ख्वाह कामयाब था। लेकिन अब मैं महसूस कर रहा था कि कमरे की वो मखसूस खुशगवार हरारत गायब हो चुकी थी। शायद एयर कंडीशनर में कोई गड़बड़ हो गई थी। मैंने बाइस्तगी राकील के सर को अपनी रानों पर से हटाया और बेड पर डाल दिया। वो थोड़ा सा कसमसाई, फिर करवट बदल ली। एक मरतबा फिर हमारे दरमियान एक माकूल फासला कायम हो गया। मैं बेड से नीचे उतरा और दूसरी तरफ से घूमकर कंबल उठा लिया। मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए राकील को उड़ाना जरूरी था। इस कंबल की हुइयत से लगता था इसकी तैयारी में बर्फानी रीछ की ऊन इस्तेमाल की गई हो। खुद इसे ना तोड़ने का एक सबब ये भी था। बर्फानी रीछ की ऊन के तस्वुर ही से जी मतला दिया था। असली अंग्रेज यानी ब्रिटिश बड़े वफादार और रवायत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ औकात और मौके के लिए शराब की तरह उनके लिबास भी मखसूस होते हैं। दिन में क्या पहनना है, शाम में क्या और रात में क्या, ये उनसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। स्लीपिंग सूट, नाइटी, नाइट गाउन वगैरह उन्हीं के चूंचले हैं। बाज़ अमरीकी भी ऐसी रवायात का पास करते हैं, लेकिन अमरीकी बड़े लाउबाली और बेपरवाह वाक़े हुए हैं। रात को बिस्तर में जाते वक्त उनकी कोशिश होती है कि लिबास से बेनियाज हो जाएं या फिर बदन पर कम से कम लिबास रखें। राकील भी इस वक्त इसी तौर की तफसीर नजर आ रही थी। मैंने कंबल को फैलाकर उस पर डाल दिया और एक गहरी सांस खारिज करते हुए एयर कंडीशनर की जानिब बढ़ गया। मुझे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी और ना इस शोबे में कोई काबिल जिक्र तजर्बा है। लिहाजा मैंने एयर कंडीशनर के किसी बटन या नाब के साथ छेड़छाड़ नहीं की और सिर्फ देखकर उसका नुक्स पकड़ने की कोशिश करने लगा। ज़ाहिर ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मजबूरन मुझे रूम सर्विस से राब्ता करना पड़ा। कंबल पर राकील का कामिल कब्जा था और कमरे का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कहीं टहल रहा था। इस टेम्परेचर पर नींद का आना मुमकिन नजर नहीं आता था। राब्ता होने पर मैंने अपना मसला बयान किया। रूम नंबर 303 का एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा, प्लीज इसे चेक कर लें। ठीक है, मैं दिखवाती हूँ। मुतलका शोबे से मुझे जवाब मौसूल हुआ। मैं रिसीवर रखकर बेड के किनारे पर टिक गया और किसी माहिर मैकेनिक की आमद का इंतजार करने लगा। 5 मिनट बाद दरवाजे पर बड़ी नस्तालीक दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। मैं किसी मेल मैकेनिक की तवक्को कर रहा था, लेकिन इस वक्त मेरी निगाह के सामने एक बावर्दी दिलकश हसीना खड़ी थी। उसके एक हाथ में हैंडी कट थी जिसमें यकीनन मुख्तलिफ नोयत के बिजली के औजार होंगे। मुझसे निगाह मिलते ही वो बड़े दिल नवेज अंदाज में मुस्कुराई और बोली, आपके एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम है? मैंने इस बात में सर हिलाया और उसके दखूल के लिए रास्ता छोड़ दिया। वो कमरे के अंदर पहुंची और एक खोजती हुई नजर सोती हुई राकील पर डाली और बड़बड़ाने वाले अंदाज में ये जुमला अदा करते हुए तेजी से एयर कंडीशनर की जानिब बढ़ गई। एयर कंडीशनर तो वाकई काम नहीं कर रहा। मैं उस हसीन मैकेनिक के पीछे एयर कंडीशनर के पास पहुंच गया। इसी दौरान में वो एयर कंडीशनर पर थोड़ी तबाह आजमाई कर चुकी थी। मुझ पर निगाह पड़ते उसने एक नाब को घुमाया और बड़े फखरिया लहजे में बोली, लो ये ऑन हो गया।
वाकई अब एयर कंडीशनर काम करने लगा था। मैंने हैरत भरे लहजे में कहा, लगता है तुम्हारी उंगलियों में कोई जादू है, तुमने तो चुटकी बजाते में मसला हल कर दिया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, वैसे इसे क्या हुआ था? वो अपनी टूल किट को उठाने के बाद बड़ी खोजती हुई नजर से मुझे देखने लगी। उसकी निगाह में बड़ा पुरस्कार और मानी खेज सवाल था। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो उल्टा मुझे ही इस्तफसारिया नजर से घूर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने कहा, वेरी सिंपल, इसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। अगर कुछ नहीं हुआ था तो फिर बंद कैसे हो गया? उसने एक मरतबा फिर जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, ये किस वक्त बंद हुआ था? मैं सही वक्त तो नहीं बता सकता, रात हम सोए थे तो ये ऑन ही था। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली तो ये बंद पड़ा था। कुछ बताओ तो सही, बैठे बिठाए इसमें कौन सी खराबी पैदा हो गई थी? वो चंद में संजीदा और टटोलने वाले अंदाज में मुझे तकती रही। उसकी निगाह में बेयकीनी का तासर पाया जाता था, जैसे उसे मेरे बताए का एतबार ना हो। मैं उसकी इस जाविये को समझने से कासर था। वो कंधे उचकाते हुए बड़ी सादगी से बोली, इसमें ऑन ऑफ की खराबी पैदा हो गई थी। आपका एयर कंडीशनर ऑफ था, मैंने सिर्फ इसे ऑन किया और देख लो ये ऑन हो गया, सिंपल इज दैट। लेडी मैकेनिक के जाने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया कि एयर कंडीशनर को किसने ऑफ किया था। इस कमरे में सिर्फ मैं और राकील ही थे। मैं अपने बारे में तो दावे से कह सकता था एयर कंडीशनर मैंने ऑफ नहीं किया था, और अगर राकील ने ऑफ किया था तो फिर ये सवाल उठता था क्यों? अब कमरे का दर्जा हरारत बड़ी हद तक मोतदिल हो चुका था। मैं एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ टहलते हुए राकील और एयर कंडीशनर के बारे में सोचने लगा। एयर कंडीशनर बड़ी नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था और राकील बड़ी बेखबरी की नींद सो रही थी। इस हालत में वो बड़ी मासूम दिखाई देती थी। क्या वो वाकई ऐसी मासूम और बेखबर थी? इस बात में किसी शक्को शुबे की गुंजाइश बाकी ना थी कि एयर कंडीशनर राकील ने ऑफ किया था। उसकी खतरनाक शरारत की तह में पहुंच जाने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि वो इस वक्त सो नहीं रही, बल्कि सोने की भरपूर अदाकारी कर रही थी। मैं उसके पास रुककर चंद में उसे गहरी नजर से देखता रहा। फिर एक टेस्ट के तौर पर मैंने नहायती धीमी आवाज में उसे पुकारा, राकील, गार्शिया। यह अमल मैंने 2-3 मरतबा दोहराया, लेकिन वो टस से मस ना हुई। वो अपनी अदाकारी से मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि वो गहरी नींद में है। मैंने उसका यकीन कर लिया। इस यकीन करने में मेरा क्या जाता था? पर्दादारी और पर्दादरी में फर्क तो कायम रहना चाहिए ना। मैं खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। इस टेबल के कोने में खूबसूरत मुस्ततील कलाक रखा था। मज़कूरा कलाक के 2 खाने थे या हिस्से थे। ऊपर वाला हिस्सा गोल था और इस हिस्से के अंदर एक नहायती कीमती घड़ी नस्ब थी, जबकि नीचे वाला खाना मुस्ततील था और इस खाने में एक मखसूस मैग्नेटिक फील्ड कायम किया गया था, जिसके अंदर 3 मेटालिक रिंग्स 3 मुख्तलिफ एक्सिस में मुसलसल घूम रही थी। कहने को तो ये एक डेकोरेशन पीस था, लेकिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में लगातार घूमती हुई वो रिंग्स बड़ा मबहूती तासर पैदा कर रही थी। देखने वाली आंख इस मंदिर पर ठहर कर रह जाती थी। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बड़ी उम्दा जादूगरी थी। मैं चंद लम्हा तक इस कलाक की चमत्कारी देखता रहा, फिर खिड़की की जानिब बढ़ गया। मैंने दबीज पर्दा हटाया तो सामने स्लाइडिंग विंडो मौजूद थी। इस खिड़की के पार दरियाए नैना सोया हुआ था। -15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्जा हरारत हो तो किसी दरिया का बहना समझ में नहीं आता, लिहाजा नैना का सोया होना ही मुनासिब अल्फाज है। बर्फ की मोटी तह के नीचे अगर पानी की कोई लकीर रेंग रही हो तो ये बात दूसरी है। मैंने ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में बनाई जाने वाली दस्तावेजी फिल्मों में ऐसे मनाजर देखे थे, जब पेंगुइन और बर्फानी रीछ शिकार की तलाश में बर्फ की दबीज तह को तोड़कर नीचे उतर जाते हैं। रिज़्क़ का उसूल बड़ा ही नाजुक मसला है और नामुमकिन को मुमकिन बना कर रख देता है। मैं कुछ देर बाद उस स्लाइडिंग विंडो से हटा तो ज़हन में एक छोटी सी खिड़की खुल चुकी थी। ये खिड़की मुझे साहिल तक पहुंचा सकती थी। मुझे हैरत और अफसोस हुआ कि अभी तक इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था। रबी मोशे हाइमन की कैद में मैंने बड़े खुशू और खुजू से साहिल का तसव्वुर किया था और मेरे ख्याल की कुव्वत ने चंद सेकंड के लिए मुझे साहिल तक पहुंचा दिया था। ये दरहकीकत पैनल ग्लैंड की कार फरमाई थी, जो इंसानी खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में पेशानी के बिल्कुल अकब में वाक़ होता है। बाइज़माए रूहानियत इसे तीसरी आंख या बातनी आंख भी कहते हैं। अगर ये ग्लैंड इंसान की मर्जी के मुताबिक काम करने लगे तो फिर इसकी आंख से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। यह आपके ख्यालात, आपकी सोच और आपकी ख्वाहिश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। बस पैनल ग्लैंड को बेदार करने के बाद काम में लाने की बात है, जिसके लिए इर्तिकाद तवज्जो पर मबनी कड़ी रियाजत की जरूरत होती है। मैं एक तवील अरसे बाद योगा और ची की एडवांस मशकें कर रहा था। पता नहीं किस वक्त मेरा पैनल ग्लैंड मुतहर्रिक हो गया था। इसका पहला तजर्बा तो मुझे उसी संगलाक कोठरी में हुआ था और उसने ये भी साबित किया था कि मेरा ये तजर्बा अभी कच्चा था, क्योंकि तसव्वुर टूटते ही मैंने साहिल तक रसाई हासिल करने की दोबारा कोशिश की थी और मुझे नाकामी हुई थी। किसी काम को बार बार करने से उसमें महारत हासिल हो जाती है। अगर मैं पैनल ग्लैंड की कारकर्दगी को बार बार आजमाता तो कोई वजह नहीं थी कि मैं इसके इस्तेमाल पर कुदरत हासिल कर लेता। ये बेदार तो हो चुका था, मुसलसल प्रैक्टिस की जरूरत थी और
इस सिलसिले में योगा और ची एडवांस मशकें बहुत मुफीद और मददगार साबित हो सकती थी। इस वक्त मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश मचली कि अबीसाइल का तस्वुर कायम करूं और देखूं कि वो कहाँ है, किस साल में है, इंसान अपनी फितरत से मजबूर है। डॉक्टर मूंग रिफोशे मुझे बता चुका था कि साइल फेयर बैंक्स में थी और बिल्कुल खैरो आफियत से थी, लेकिन मैं अपने सीने में साइल के लिए जो जज्बात रखता था वो साला डॉक्टर तो नहीं रख सकता था।